नमस्कार, सुप्रभात। INH न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है सुबह सवेरे का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। आज यहां चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव जीते कमलेश शाह के भाजपा ज्वाइन करने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत आंचल कुंड धाम के धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्व सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है। वहीं भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरी पार्टी जोर लगा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावण भलावी भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अमरवाड़ा में प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने में जुट रहे हैं। अब यहां डोर टू डोर चुनाव प्रचार होगा। भाजपा की तरफ से PHE मंत्री संपत्तिया उइके, आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह और वन मंत्री नागर सिंह चौहान अमरवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं। इधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत ने सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही कुछ देर बाद रावत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रावत का कहना है कि मैंने 5 जुलाई को ही अपना त्यागपत्र विधानसभा सचिवालय को भेज दिया था। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आपकी भावनाओं को मैं हृदय से सम्मान करता हूं, आपके सुझाव का भी सम्मान करता हूं। मेरे भाजपा में रहने पर भी आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब रावत ने 5 जुलाई को इस्तीफा दिया था तो उनका लेटर सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? इस्तीफा जाहिर न करने के पीछे क्या राज था? रावत किस असमंजस में थे? इस्तीफा सर कांग्रेस से अभी दिया है, कैसी क्या स्थिति है उसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं। जब इस्तीफा होगा तब आपके पास इस्तीफे की इस्तीफा सर कांग्रेस से अभी दिया है, कैसी क्या स्थिति है उसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं। जब इस्तीफा होगा तब आपके पास इस्तीफे की तो मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सोमवार को कई मुद्दों पर बात की। गोविंद सिंह ने रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि वो मेरे मित्र हैं, उम्मीद करता हूं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। वहीं गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर का एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर पर धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित किए जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अपने पद की गरिमा को तार-तार कर दी। मैदान पर पद पर बैठे हुए व्यक्ति संजीव श्रीवास्तव जी के बोल रहे हैं कि मकान एक पन्ना लाल विनोद जैन पन्ना की बेटी की हत्या हुई थी, अपराधियों के तो नहीं तोड़े गए। तो बोले इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इससे क्या जिला सुरक्षित रहेगा? ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री से अनुरोध है मेरा कि ऐसे कलेक्टर इसकी इस तरह की मानसिकता हो तो उनका मानसिक परीक्षण कराएं या फिर उनको विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करें। इधर ग्वालियर के 2 भाजपा नेता बंधुओं से राशि वसूली करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। सुरक्षा गार्ड के बदले महल गांव के संजय शर्मा और दिलीप शर्मा से 2.88 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। वसूली के लिए राजस्व विभाग गोपनीय तरीके से जांच कर रहा है। राजस्व विभाग शहर में ऐसी संपत्तियां तलाश रही है जो शर्मा बंधुओं के नाम पर है। बता दें कि ये रिकवरी ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय की ओर से की जा रही है। मैं इस संदर्भ में नहीं कह सकता हूं कि वो किस पार्टी के नेता हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक उनके नाम से मामला चल रहा है, रिकवरी से संबंधित मामला है। मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग के द्वारा उन पे जो बकाया वसूली निकाली गई है उसके संदर्भ में यहाँ से RRC जारी करके उसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भी जो RRC है उसको जारी करके हम वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। 2 करोड़ 88 लाख रुपए समथिंग शासन ने सुरक्षा गार्ड के बदले मांग की है उनसे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के साथ ही बैग पॉलिसी भी लागू कर दी गई है। नई बैग पॉलिसी में बच्चों को राहत देने के लिए कई सहूलियत दी गई है। बच्चों के कंधे का बड़ा
बोझ कम करने से लेकर वनडे नो बैग और नो होमवर्क जैसे प्रावधान हैं। लेकिन धरातल पर इन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसे जानने के लिए हमारी टीम ने विभिन्न स्कूलों का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। स्कूल शिक्षा नीति के अलावा बैग पॉलिसी भी लागू की गई, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल के बैग का वजन निर्धारित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं देने की भी बात लिखी है। इसके अलावा एक दिन स्कूल में नो बैग डे रहेगा, जिसके चलते बच्चे एक दिन स्कूल बैग नहीं लाएंगे। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज होंगी। यही देखने के लिए आज हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुंचेंगे और देखेंगे कि नियमों का कितना पालन हो रहा है। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से बच्चे के कंधे के बोझ को कम करने के लिए बैग पॉलिसी लागू की गई, जिसमें बच्चों की क्लास के हिसाब से बैग का वजन तय किया गया। साथ ही एक दिन बैग फ्री बात भी की गई। लेकिन वास्तव में क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है, इसे चेक करने के लिए हमारी टीम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पड़ताल करने पहुंची। जब हम स्कूल पहुंचे तो मासूमों के नाजुक कंधों पर बैग का भार देखने को मिला। इन बैग में इतना ज्यादा वजन था कि बच्चों से सीधा चला भी नहीं जा रहा। हमने राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया। इस दौरान जब वेट मशीन में बच्चों के बैग का वजन किया तो खुद हैरान रह गए। दूसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 3 किलो था, वहीं 6वीं क्लास के बच्चे का बैग 7 किलो का था। और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ के हम बच्चे और पेरेंट्स से बात करेंगे कि एक्चुअली स्कूल की जो नई पॉलिसी आई है उसमें बैग का जो वजन है वो कम करने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो नो बैग डे पॉलिसी है, यानी बच्चों को एक दिन बैग से छुटकारा, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में है बच्चा। और कितना बैग का होगा इसका वजन? कम से कम 6 से 7 किलो तो वजन होगा। 6 किलो का। हाँ। पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि एक दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाया जाएगा। क्या ऐसा कुछ नियम आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपके बच्चे डेली स्कूल लेके आते हैं? हाँ, डेली बैग लेके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितने मासूम और छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारी भारी बैग लेके आते हैं, लेकिन जो पॉलिसी के बारे में जो है पेरेंट्स को नहीं बताया गया है। सर, कौन सी क्लास में? ये KG 1, ये फर्स्ट क्लास। बैग का वजन तो बहुत ज्यादा है मैम। सर, आपको जो बैग पॉलिसी के बारे में स्कूल की तरफ से बताया गया है? नहीं, कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। बैग में बहुत वजन रहता है इनके, आधी तो कमर उनकी इतनी झुक जाती है। देखिए ना। नई बैग पॉलिसी पर नजर डाली जाए तो पहली क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.6 किलो से लेकर 2.2 किलो होना चाहिए। दूसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो होना चाहिए। तीसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। चौथी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। 5वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। 6वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.0 से 3.0। 7वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। 8वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4 किलो होना चाहिए। 9वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलो होना चाहिए। 10वीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलो होना चाहिए। जब हम पहुंचे भोपाल के कैंपियंस स्कूल तो यहाँ जब हमने 3rd क्लास के बच्चे का बैग देखा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 3rd क्लास के बच्चे का बैग है जो कि 4 किलो का बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सरकार की तरफ से जो बैग पॉलिसी लागू की गई है उसके हिसाब से 3rd क्लास के बच्चे का जो बैग है वो 1 किलो का होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 किलो का जो बैग है वो मासूम जो है लेते जा रहे हैं। इसके अलावा हालांकि इस पॉलिसी में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बस्तों के वजन का निर्धारण नहीं किया गया है। इसका जिम्मा स्कूल प्रबंधन को दिया गया। स्ट्रीम के हिसाब से स्कूल को बैग के वजन को तय करना होगा। इस वक्त हमारे साथ स्कूली बच्चे मौजूद हैं, उनका हम यहाँ पे बैग का जो वजन है वो चेक कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास? 6th क्लास में। और ये आपका बैग है? बिल्कुल, आप इधर देख सकते हैं कि जो 6th क्लास का बच्चा है उसका जो है 8 किलो का बैग है, यानी 8 किलो का जो बोझ है वो अपने कंधे पे टांगे। इसके अलावा हम दूसरे और बच्चों से भी कोशिश करेंगे बात करने की। बच्चे कौन से क्लास में हो? 5th क्लास की बच्ची का जो बैग है इधर पे हम टेस्ट करेंगे। हम जो साथ में मशीन लेके आए हैं इसके मुताबिक जो है
बिल्कुल, ये बैग की भी आप देख सकते हैं 4 किलो का जो है 6th क्लास का। हालांकि जो है सरकार की जो पॉलिसी है उसमें जो है 1 किलो से जो है 5 किलो तक का अलग अलग क्लास के लिए जो है इधर जो है वजन की बात कही गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम कर दिया गया। इसके तहत साल 2022 में ही स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद भी कुछ दिनों पहले सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया, लेकिन अभी भी इसका पालन नहीं किया जा रहा। जब हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुंचे तो वहां ना स्कूल प्रबंधन चाहता है कि बच्चों के जो कंधे का बोझ है वो कम हो, ना ही प्रशासन चाहता है। जो सारी चीजें बैग पॉलिसी लागू की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रही। बच्चे आज भी भारी बैग लेके स्कूल आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरी के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल। तो नई शिक्षा नीति के साथ स्कूल बैग पॉलिसी भी लागू की गई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग इसका पालन नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा मासूमों को झेलना पड़ रहा है। पॉलिसी लागू होने के बाद INS न्यूज की टीम ने अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया था। मामले में जब हमने बाल आयोग के सदस्य निवेदिता शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। निवेदिता शर्मा से बातचीत की है हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने। राजधानी भोपाल में स्कूल का नया सेशन शुरू हो गया, तो वहीं बैग पॉलिसी जो लागू की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी मामले में आज हमारे साथ बाल आयोग की सदस्य निवेदिता जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि मैम, जो स्कूल बैग पॉलिसी में कहा गया था कि बच्चों के जो बैग का वजन है उसको कम किया जाएगा, तो उसको लेके जो है धरातल पे चीजें नहीं दिखाई। देखिए, ये तो बहुत लंबे समय से विषय चल रहा है और ये आज का विषय नहीं है। लगातार आयोग इसकी मांग कर रहा है। मेरे से पहले भी जो आयोग में लोग थे उन्होंने भी इसके लिए लेटर जारी किया कि जो बच्चों के वजन है बैग के उनको लगातार कम किया जाए। अभी भी हाल फिलहाल में मार्च 23, पिछली बार जुलाई 23 में हमारी ओर से एक पत्र गया था और इस बार भी फिर मार्च में एक पत्र गया है, परंतु शायद शिक्षा विभाग उसको समझना नहीं चाह रहा है और स्कूल में जो संचालन करता है वो भी ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा वजन का बैग उतनी ज्यादा हमारी पब्लिसिटी होगी कि इतना अच्छा पढ़ाया जाता है। माता पिता अभिभावकों को ये अपने आप में भी ये तय कर लेना चाहिए कि मेरा बच्चे कम से कम वजन के साथ में स्कूल जाए। और अभी तक आपको बताऊं, मेरे पास और ये आयोग में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि बच्चे के स्कूल का वजन, बैग का वजन ज्यादा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। बाकी सारी चीजों के लिए शिकायत आती है, परंतु कभी किसी ने स्कूल बैग के लिए आज तक हमारे पास शिकायत नहीं की। नहीं, बिल्कुल मैम, हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुंचे थे, बाकायदा हम वेट मशीन लेके भी गए थे। तो वहाँ जो 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे, उनके बैग का जो वजन है वो 3 से 5 किलो तक। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप किस किस को रोकेंगे, और पेरेंट्स खुद भी रोक ले। पेरेंट्स स्कूल में जाके मना करे कि नहीं इतने। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो स्कूल बैग पॉलिसी लागू हुई है तो उस पे पेरेंट्स के साथ और जो स्कूल का प्रशासन है उसको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बाल आयोग ने इसको लेके जो है आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अब जो है शिक्षा विभाग को इसमें कड़ाई से पालन करना होगा। कैमरा पर्सन सनी झा के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल। तो देश की आजादी के 77 साल बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कटनी जिले के बड़वास तहसील के गड़ा देवरी के ग्रामीणों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों और नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी से 10 गांवों के लोग आवाजाही करते हैं। बारिश के दिनों में बाढ़ आने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर SDM प्रदीप मिश्रा का कहना है कि वहां पर बैरियर और बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई नदी पार ना करे, लेकिन अधिकारी ने ये नहीं बताया कि पुल का निर्माण कब होगा। कला जाते हैं, बड़वारा भी जाते हैं अपना काम करने। अभी विलायत कला से आ रहे हैं, इसी तरह क्रॉस करना पड़ता है। आखिर कारण क्या, पुल हो तो जाने हुआ हो, नहीं 30 किलोमीटर घूम के जाओ। उमरिया जिला के बॉर्डर पार करना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे सर। बहुत बार ज्ञापन दिए कि सब कुछ करो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। एक बार ध्यान दिए, फिर हो गया, भूल गए। कब से कम 15 से 20 साल होगा जब से जन्म लिए। हम तो जब से जन्म लिए तब से। अपनी क्या बताएं, अब सियान लोग बताएंगे कब से है। बारिश के पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है। तो संबंधित ग्राम पंचायतों को और PWD को और तहसीलदार
के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है, ग्राम पंचायत को भी बता दिया है। तो आज दोपहर तक वहाँ बोर्ड लग चुके हैं कि ये पानी होने पे आवागमन न करे। इधर मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा से गिरफ्तार आतंकी फैजान शेख को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि फैजान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकियों के नंबर सर्च करता था। इतना ही नहीं, मोहल्ले के बच्चों का ब्रेन वॉश भी करता था। आतंकी फैजान कश्मीर और आतंकियों से जुड़े स्लोगन लिखकर पढ़ाता था। फैजान के मोबाइल में कई अधिकारियों के फैमिली के फोटो भी मिले हैं। देश के बाहर किस आतंकी संगठन से उसने बात की थी, उसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल फैजान से जब्त डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। फैजान, हमें ये समझना पड़ेगा कि फैजान एक लोन वुल्फ एजेंट है। ये लोन वुल्फ के रूप में प्लान कर रहा था। तो जो लोन वुल्फ के रूप में प्लान करते हैं वो अपना लोकल नेटवर्क नहीं बनाते। हमारे लिए चैलेंज ये है जानना कि ये मोटिवेट कहाँ से हुआ, और इसके मोटिवेशन के लिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये है कि ये इंटरनेट के माध्यम से ये मोटिवेट हुआ। ये रकीब से मिलने पश्चिम बंगाल गया था, और दूसरा ये रकीब जब अरेस्ट हुआ तो उस समय ये एक्टिव हुआ था, लेकिन ऐसा एक्टिव नहीं हुआ था कि इसके कोई परिलक्षित एक्शन दिखे। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया या पूछताछ किया गया। अभी वो फॉरेंसिक जब जांच करेंगे उससे इसके बारे में डिटेल पता लगेगा। लेकिन जो इससे पूछताछ में है, किसी एक व्यक्ति से इसने बात किया है जिसके बारे में वो ज्यादा बता नहीं पा रहा। तो मध्य प्रदेश न केवल अपनी खूबसूरती से फिल्म निर्माताओं को भी और अपने आकर्षित करता है, ऐसा ही एक नजारा एक बार फिर प्रदेश के ओरछा से देखने को मिला है, जहां सुपर डुपर हिट फिल्म भूल भुलैया के पार्ट 3 की शूटिंग के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। भूल भुलैया 3 फिल्म के मुख्य कलाकार कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी शूटिंग के तीसरे पार्ट के लिए ओरछा में है। प्राचीन धरोहर और महल होने के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए ओरछा को चुना गया। पिछले एक हफ्ते से ओरछा में फिल्म की शूटिंग चल रही है। भूल भुलैया के तीनों पार्ट में विद्या बालन ने काम किया है। ब्लैक कलर के प्रिंटेड ऑफ स्लीव शर्ट में विद्या बेहद खूबसूरत नजर आती। फिलहाल फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विद्या बालन कुछ दिन ओरछा में ही रहेंगे। हम यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।